नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे भारतीय संविधान के बारे में और आज अपन बात करेंगे एक नया टॉपिक अपना आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जिन्हें बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। देखो मैं आपको बताऊं, अधिकार, मौलिक अधिकार पढ़ने से पहले अपन बात करते हैं अधिकार कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्राकृतिक अधिकार, इसके अलावा नागरिक अधिकार। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि अपना सबसे बड़ा प्राकृतिक अधिकार कौन सा है जो अपन से कोई नहीं छीन सकता? कमेंट करके जरूर बताएं अपना सबसे बड़ा प्राकृतिक अधिकार कौन सा है। अपना सबसे बड़ा प्राकृतिक अधिकार है श्वास लेने का अधिकार। श्वास लेने का अधिकार, राइट। कोई अपने को ये नहीं कह सकता कि आप श्वास बंद कर दो 2 दिन के लिए। कह सकता है क्या? कोई नहीं कह सकता। आपके पास नागरिक अधिकार है। किस अधिकार के तहत आप दावा कर सकते हो कि वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं? आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स का अगर फॉर्म फिलअप करने के लिए जाते हैं तो वहां से आपसे राष्ट्रीयता पूछी जाती है। एक ऑप्शन होता है राष्ट्रीयता का, उस ऑप्शन में अपन लिखते हैं भारतीय। क्या लिखते हैं? भारतीय। क्यों? क्या प्रूफ? क्या, कैसे? क्या भारत के नागरिक को मतदान का जो अधिकार है, मतदान का जो अधिकार है, वोटर आईडी कार्ड जो आपका है वो आपको ये अधिकार देता है। वो आपको क्या देता है? अधिकार देता है। वी आर इंडियंस, हम भारतीय। एक होते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो राज्य को ना चाहते हुए भी नागरिकों को देने पड़ते हैं, क्योंकि राज्य के पास ऑप्शन नहीं है। अगर राज्य नागरिकों को नहीं भी देगा तो नागरिक है वो राज्य से लेंगे, छीन के लेंगे। वो उनके मौलिक अधिकार हैं, वो न्यायालय में जाके प्राप्त करेंगे। तो बात करते हैं अपन मौलिक अधिकारों के बारे में। देखना, टॉपिक शुरू करते हैं अपना। मौलिक अधिकारों के बारे में अपन बात करें तो इनका प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में। कौन से अनुच्छेदों में? 12 से 35 में। स्रोत जो है इनका, स्रोत है अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान। स्रोत का मतलब मौलिक अधिकार है वो लिए कहां से गए? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अपनाया गया कहां से? अमेरिका के संविधान से। कहां से अपनाया गया है? अमेरिका के संविधान से। बोले सर अमेरिका ने कहां से लिए? तो अमेरिका ने लिए फ्रांस से। अमेरिका ने कहां से लिए? फ्रांस से। अपन ने अमेरिका से लिए, अमेरिका ने फ्रांस से लिए, तो कहीं ना कहीं से तो फ्रांस ने भी लिए होंगे। यस, राइट। कहीं से कहीं तो फ्रांस ने भी लिए होंगे। तो अपन बात कर ही लेते हैं मौलिक अधिकारों का जो जन्म है। मौलिक अधिकारों का जन्म ब्रिटेन में हुआ था। मौलिक अधिकारों का जन्म कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। कैसे हुआ? ब्रिटेन के जो राजा थे उन्होंने 1215 में अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए। नागरिक जो थे उनको कुछ अधिकार दिए, एक श्वेत पत्र जारी करके। कैसा पत्र जारी करके? श्वेत पत्र। यानी जो काम करने वाले, जो वहाँ के मजदूर जो लोग थे, उन मजदूरों के लिए ब्रिटेन के राजा ने क्या किया? एक श्वेत पत्र जारी करके कुछ अधिकार उनको दिए कि आपको ये अधिकार राज्य की तरफ से दिए जाते हैं। यही जो श्वेत पत्र 1215 में ब्रिटेन में जारी किया गया था, यहां से जन्म हुआ मौलिक अधिकारों का।
किनका जन्म हुआ है? मौलिक अधिकारों का। इसी श्वेत पत्र को कहते हैं अधिकारों का मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं? अधिकारों का मैग्ना कार्टा। अधिकारों का मैग्ना कार्टा। अब अपन बात करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो है भाग 3 में। कौन से भाग में? भाग 3 में। तो मौलिक अधिकार जो हैं भाग 3 में जो वर्णित हैं, तो भाग 3 को कहा जाता है मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा या भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान का कौन सा भाग कहलाता है? तो आपको याद रखना है कि संविधान का भाग 3 जिसमें किसका वर्णन है? मौलिक अधिकारों का वर्णन है, इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भाग 3 को सर्वाधिक आलोकित करने वाला भाग भी कहा जाता है। सर्वाधिक आलोकित करने वाला भाग। आलोकित करने वाला भाग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें दिए गए हैं नागरिकों को मौलिक अधिकार। क्या दिए गए हैं? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो हैं वो ऐसे अधिकार हैं जो राज्य ना चाहते हुए भी नागरिकों को देने पड़ते हैं, क्योंकि अगर राज्य मौलिक अधिकारों को लागू नहीं करता है तो नागरिक है वो न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इसलिए इसको कहते हैं सर्वाधिक आलोकित करने वाला भाग। यहाँ से अपन बात करें मौलिक अधिकारों के बारे में और अपन चर्चा करते हैं। यहाँ से ये तो हो गई इनके बारे में सामान्य चर्चा कि मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 में है। स्रोत अमेरिका का संविधान है, भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकारों का जन्म ब्रिटेन में हुआ है। अपन ने अमेरिका से लिए हैं, अमेरिका ने फ्रांस से लिए हैं। और ब्रिटेन में 1215 में ब्रिटेन के शासक ने एक श्वेत पत्र जारी करके और वहाँ के मजदूरों को कुछ अधिकार दिए थे, जिस श्वेत पत्र को अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन होने के कारण भारतीय संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब यहाँ से अपन बात करते हैं और एक एक अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक कौन से अनुच्छेद में किन बातों का वर्णन किया गया है? तो देखो अनुच्छेद 12 से चलते हैं अपन। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में लिखी गई है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा क्या होती है? राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से राज्य की परिभाषा क्या होती है? अपने यहाँ अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा लिखी गई है, वो राज्य की परिभाषा क्या होती है? तो देखो 4 ऑप्शन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और भारत। जिन विद्यार्थियों ने राजनीति विज्ञान पढ़ी है वो मेरे को कमेंट करके बताएं इनमें से राज्य कौन सा है। इनमें से राज्य कौन सा है? अब सीधी सी बात है साहब, राजस्थान भी राज्य है, हरियाणा भी राज्य है, पंजाब भी राज्य है, तो फिर भारत क्या है? भारत तो एक देश है। भारत क्या है? देश नहीं। राजनीति विज्ञान इस बात को नहीं मानती। राजनीति विज्ञान इस बात को नहीं मानती। तो राजनीति विज्ञान के अनुसार भारत एक देश है, भारत एक राज्य है। राजनीति विज्ञान के अनुसार भारत एक राज्य है, जबकि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब भारत राज्य के प्रांत हैं। भारत राज्य के क्या हैं? प्रांत। तो सर अपन तो इसे देश कहते हैं। तो मैं आपको बताऊं राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से देश की कोई परिभाषा नहीं होती। राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से देश की कोई परिभाषा नहीं होती। राजनीति विज्ञान कहती है देश क्या होता है? किसी भी क्षेत्र के प्रति वहाँ पर रहने वाले लोगों का एक भावनात्मक और एक आत्मीय जुड़ाव जो होता है,
किसी भी क्षेत्र के प्रति वहाँ पर रहने वाले लोगों का एक भावनात्मक और एक आत्मीय जुड़ाव जो होता है, वो आत्मीय और भावनात्मक जुड़ाव उस क्षेत्र के प्रति होता है, देश होता है। क्या होता है? देश होता है। जैसे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग आप होंगे, अभी वर्ल्ड कप का दौर चल रहा है, भारत और पाकिस्तान का मैच है, भारतीय टीम है वो बैटिंग कर रही है या बॉलिंग कर रही है, जो भी कर रही है। अगर बॉलिंग कर रही है तो अपने एक खिलाड़ी विकेट लेता है, अपन जोश से लबरेज हो जाते हैं, जोश से भरपूर, वाह बहुत अच्छा काम किया। क्यों? यहाँ पर जिस क्षेत्र में अपन रह रहे हैं वहाँ के प्रति अपना भावनात्मक जुड़ाव है, अपनी भावनाएं उस धरती के प्रति जुड़ी हुई हैं, उस जमीन के प्रति, उस क्षेत्र के प्रति, उस भूभाग के प्रति अपनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अपने देश में कोई भी मेडल लेके आता है, एक इमोशनल सीन क्रिएट होता है, वाह गर्व फील होता है। क्या होता है? गर्व फील होता है, हमारे देश ने ऐसा किया, हमारे देश ने ऐसा किया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहाँ पर अपन रह रहे हैं उस क्षेत्र में उस भूभाग के प्रति अपने भावनात्मक संबंध जुड़े हुए हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान की दृष्टि से ये राज्य हैं। अब राजनीति विज्ञान क्या कहती है, राज्य की परिभाषा क्या होती है? अपन पहले देखते हैं कि राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से राज्य की परिभाषा क्या होती है, और उसके बाद में अपन देखेंगे कि अपने अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो क्या होती है। देखो, बताने को मैं इतना बता के जा सकता था, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से राज्य की परिभाषा क्या होती है, राइट। जो लोग राजनीति विज्ञान से जिनके सब्जेक्ट नहीं रहा है, तो अपन समझते हैं टॉपिक को। देखो, राजनीति विज्ञान कहती है कि राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्व होते हैं, 4 आवश्यक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? 4 आवश्यक तत्व। 4 आवश्यक तत्व क्या होते हैं? जैसे कहा जाता है ना कि व्यक्ति को जीने के लिए व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। उसी प्रकार राज्य के भी 4 आवश्यक तत्व होते हैं। अगर ये 4 तत्व राज्य के पास, किसी क्षेत्र के पास नहीं है, तो दैट्स मीन वो राज्य नहीं है। वो क्या नहीं है? राज्य नहीं है। कौन कौन से? पहला भूभाग यानी क्षेत्रफल। भूभाग यानी क्षेत्रफल। जरूरी है होना। बोले साहब कैसी बात कर रहे हो, गलत बात है। इसके आधार पे तो आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे ऑप्शन जो अपने इनमें से राज्य कौन सा है, कैसे नहीं कर पा रहे? बोले साहब राजस्थान है, राजस्थान का भूभाग है, राजस्थान के पास निश्चित भूभाग है, राजस्थान का एक निश्चित क्षेत्रफल है। कितना है भाई? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। बोले सर राजस्थान का तो अपना क्षेत्रफल है। आप कैसे कह सकते हो कि यह राजस्थान राज्य नहीं है? एक तत्व है राजस्थान के पास, बिल्कुल है। तो राजस्थान का अगर निश्चित क्षेत्रफल है तो हरियाणा का भी होगा, पंजाब का भी होगा, बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं है। बोले साहब इसका भी है, इसका भी है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो बोले तो चारों ही राज्य, चारों ही क्या हो गए? राज्य हो गए। तो पहला जो आवश्यक तत्व था, इसके आधार पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, इसके आधार पर आप निर्णय नहीं कर पा रहे कि जो अपने पास 4 जो विकल्प मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं कि इनके आधार पर राज्य कौन सा है, राइट बात। दूसरा तत्व होता है जनसंख्या। क्या होता है? जनसंख्या। बोले राज्य के पास अपनी निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। बोले वो तो साहब राजस्थान का नहीं है, अपन भी 6.86 करोड़ लेके बैठे हैं 2011 के अनुसार। हरियाणा की है, पंजाब की है, भारत की है, वो आपको पता ही है अपन किस गति से जा रहे हैं। इसके आधार पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे राज्य कौन सा है। तीसरा तत्व जो होता है वो होती है सरकार।
क्या होती है? सरकार। बोले साहब कैसी बात कर रहे हो, सरकार के बारे में बात करें तो सरकार भी है, राजस्थान के पास सरकार है ना, गहलोत सरकार, जो बहुत ही विवादों से घिरी रहती है और वर्तमान में भी घिरी हुई है। हरियाणा के पास भी अपनी सरकार है। पंजाब में आपको पता है अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान वहाँ के मुख्यमंत्री बने आम आदमी पार्टी से। भारत के पास आपको पता ही है मोदी जी हर हर महादेव बैठे हैं अपने। बोले साहब नहीं डिसाइड कर पा रहे, तो 4 में से 3 ऐसे तत्व हैं जो आपके पास जो 4 विकल्प हैं उनके आधार पे अपन निर्णय नहीं कर पा रहे कि इनमें से राज्य कौन सा है। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट जो तत्व है, सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व एक राज्य के पास होना चाहिए वो है संप्रभुता या प्रभु सत्ता। अब क्या गई ऊपर की आ गुरुजी के वह संप्रभुता या प्रभु सत्ता। तो देखो संप्रभुता या प्रभु सत्ता का मतलब होता है कि कोई भी राज्य अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। अगर ये निर्णय लेने की क्षमता अगर उसके पास है, डिसीजन कैपेसिटी अगर उसके पास है, दैट्स मीन वो राज्य है। वो क्या है? राज्य। अब देखो अपने ऑप्शन पे आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कौन सा था? राजस्थान। क्या राजस्थान सरकार राजस्थान के बाहरी और आंतरिक मामलों में निर्णय लेने में सक्षम है? क्या? नहीं है। क्या राजस्थान की सरकार आज कह दे कि माने तो पाकिस्तान के साथ युद्ध करना है तो वह कर सकेगी? को नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार बीच में टांग अड़ा देगी कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब राजनीति विज्ञान की परिभाषा में राजस्थान राज्य नहीं है। दूसरा हरियाणा, सेम कंडीशन, हरियाणा सरकार है वो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, तो राजनीति विज्ञान कहती है हरियाणा राज्य नहीं है। पंजाब भी राज्य नहीं है। बात हुई भारत की। हाँ जी, भारत सरकार अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने में सक्षम है। अगर भारत ने निश्चय किया कि हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध करना है तो कोई आके भारत सरकार को ये नहीं कहने वाला क्या भाई जी कौन करने दिया। क्यों? वो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में उसकी जो डिसीजन कैपेसिटी है वो उसके पास है, निर्णय लेने की जो क्षमता वो उसके पास है। इसका मतलब राजनीति विज्ञान की परिभाषा में भारत एक राज्य है। तो ये तो बात हुई अपने राजनीति विज्ञान की। अपने यहाँ पे अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा क्या है? अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा है कि भारत के जो संवैधानिक पद हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय पदाधिकारी, स्थानीय पदाधिकारी, ये सरकार है। ये क्या है? सरकार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय पदाधिकारी, ये सारे अनुच्छेद 12 के तहत सरकार में शामिल हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर मूल अधिकारों को लेकर के आपका कोई विवाद है और आपका विवाद अगर न्यायालय में है तो वो एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं होता। आपका जो विवाद है वो राष्ट्रपति के खिलाफ हो सकता है, उपराष्ट्रपति के खिलाफ हो सकता है। अब मान लीजिए आपका विवाद चल रहा है एसडीएम के साथ। एसडीएम ने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होता है, प्रथम दंडाधिकारी जिसे बोलते हैं, इसने क्या किया? आपके मूल अधिकारों का हनन किया, आपके मूल अधिकारों में दखलंदाजी पैदा करी, आपके मूल अधिकारों को समाप्त करने का प्रयास किया, तो आपका जो केस न्यायालय में चलेगा वो एसडीएम पे थोड़ी चलेगा। नहीं, एसडीएम किसका अधिकारी है? एसडीएम राज्य सरकार का अधिकारी है। किसका अधिकारी है? राज्य सरकार का। तो आपका केस जो न्यायालय में चलेगा वो किस नाम से चलेगा? से आपका कोई भी नाम है, जैसे मान लीजिए आपका नाम है मुकेश कुमार,
तो आपका केस चलेगा मुकेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य विवाद। मुकेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य विवाद। क्यों? क्योंकि आपके मूल अधिकारों का हनन करने वाला राज्य सरकार का कोई अधिकारी है। आपके मूल अधिकारों का हनन करने वाला अधिकारी किसका है? राज्य सरकार का है। अब मान लीजिए कोई जिला कलेक्टर है और वो आपके मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। जिला कलेक्टर है, वो आपके मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर जो होता है वो केंद्र सरकार का अधिकारी होता है। जिला कलेक्टर जो होता है वो किसका अधिकारी होता है? जिला कलेक्टर आईएएस अधिकारी होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का अधिकारी होता है। और ये जो अधिकारी, जिला कलेक्टर जो अधिकारी होता है वो केंद्र सरकार का अधिकारी होता है, जबकि वो राज्य में एक जिले में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है। तो अब आपका जो केस चलेगा वो जिला कलेक्टर पे नहीं चलेगा। अब आपका केस किस नाम से चलेगा? आपका केस चलेगा मुकेश कुमार बनाम भारत संघ विवाद। मुकेश कुमार बनाम भारत संघ विवाद। तो ये कहता है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? कि अनुच्छेद 12 ये बताता है कि राज्य की परिभाषा क्या है। अनुच्छेद 12 के बाद में अपन आते हैं अनुच्छेद 13 पर। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 13 जो है वो मूल अधिकारों को न्यायिक गारंटी देता है। क्या देता है? न्यायिक गारंटी देता है। यानी संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून, संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून नागरिकों के मूल अधिकारों में कोई हस्तक्षेप करता है तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर रद्द कर सकता है। क्या? अगर संसद ने ऐसा कोई कानून बनाया जो नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करता है या नागरिकों के मूल अधिकारों का हस्तक्षेप करता है, तो ऐसी स्थिति में भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उसने उस कानून का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में सर्वोच्च न्यायालय को यह पता चला कि ये जो कानून संसद ने बनाया है वो नागरिकों के मूल अधिकारों के खिलाफ है, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहा। तो ऐसी स्थिति में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 13 के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को निरस्त कर सकता है, उस कानून को रद्द कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि अनुच्छेद 13 है वो मूल अधिकारों को न्यायिक गारंटी देता है। अगर राज्य लागू नहीं भी करेगा तो सर्वोच्च न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वो राज्य से वो उन अधिकारों को लागू करवाए। इसके बाद में ये तो सामान्य परिचय मूल अधिकारों के बारे में था। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे सभी मूल अधिकारों के बारे में, एक एक मूल अधिकार के बारे में। जो 6 मूल अधिकार हैं, समानता का मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का मूल अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके बाद में शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो 6 मौलिक अधिकार जो वर्तमान में नागरिकों के पास हैं, उन सब में एक एक के बारे में, एक एक अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। इतना जरूर आप याद रखें, जब भारत का संविधान लागू हुआ था, मूल संविधान जब लागू हुआ था
तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7 और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके अनुच्छेद 300 क में जोड़ करके एक कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया। तो वर्तमान में नागरिकों के पास संपत्ति का अधिकार नहीं है। तो इसके बाद में अपन आगे की बात करेंगे अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी समस्या, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।